एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 का है, सामाजिक विज्ञान से है, सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ से है। पाठ 4 क्या है? जलवायु। जलवायु से जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदुओं पर बहुविकल्पीय प्रश्न बनाया गया है ताकि पाठ 4 जलवायु से आप अच्छी तरह परिचित हो सकते हैं, जलवायु के बारे में अच्छी तरह जान सकें। ये पाठ आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाए, सरल शब्दों में आसानी से कम पढ़कर अच्छी जानकारी प्राप्त करें। किसी भी पाठ को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुविकल्पीय प्रश्नों में बदल दिया जाए। उत्तर 4 ऑप्शनों में दिए जाएं, जो विकल्प सही हो वो विकल्प पे आप गौर करें। पाठ आपको सरलता से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। वही चीज़ आपके लिए किया जा रहा कि आपको कम मेहनत करके भी अच्छी जानकारी मिल सके। तो इसीलिए पाठ 4 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम अब देखते हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा पाठ 4 कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ के पाठ 4 जलवायु के जो भी प्रश्न हैं बहुविकल्पीय रूप में जो भी बन सकते हैं वो प्रश्न आपके सामने जा रहा है। आप 2-3 बार पहले सेशन को देखें। अगर आपकी समझ में आ जाए तो 2 ही बार देखें, लिख लें। नहीं समझ में आता है 3 बार देखें, लिख लें। जब आपको सेशन समझ में आ जाए तब आप नोटबुक में लिखने का प्रयास करें ताकि आप पाठ को देखने के बाद एक बार लिख लें तो फिर आपको पढ़ना ना पड़े, याद रहे, ये ज्ञान अस्थायी होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के मौसम शब्द से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के मौसम शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम? तो ये शब्द है, अरबी शब्द है या फारसी शब्द है या ग्रीक शब्द है या लैटिन शब्द है? प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी शब्द से। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक बल कहते हैं या बाह्य बल कहते हैं या भूगर्भिक बल कहते हैं या कोरियालिस बल कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं कोरियालिस बल। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। कोरियालिस बल नाम किस देश के वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा? कोरियालिस बल नाम किस देश के वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा? तो वो वैज्ञानिक इंग्लैंड का था, अमेरिका का था, फ्रांसीसी का था, चीनी था, जिसके नाम पर कोरियालिस बल नाम पड़ा।
तो चलिए यही बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 3, कोरियालिस बल नाम किस देश के वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा? तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसके नाम पर कोरियालिस बल नाम पड़ा। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कोरियालिस बल के प्रभाव का वर्णन कब किया? फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कोरियालिस बल के प्रभाव का वर्णन कब किया था? 1835 में, 1855 में, 1875 में या 1895 में? तो प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कोरियालिस बल के प्रभाव को वर्णन कब किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1835 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवर्ती विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा करती है? प्रश्न नंबर 5, उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवाती विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा करती है? तो शीत ऋतु में वर्षा करती है, या वर्षा ऋतु में वर्षा करती है, या ग्रीष्म ऋतु में वर्षा करती है, या उपर्युक्त तीनों ऋतुओं में वर्षा करती है? प्रश्न नंबर 5, उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागर से आने वाली चक्रवर्ती विक्षोभ किस ऋतु में वर्षा करती है? तो शीत ऋतु में वर्षा करती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। किस महासागर में किस महासागर में पेरू देश के निकटवर्ती गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल यानी एल नीनो ही किसी मानसून का भविष्य तय करती है? यानी कि एल नीनो किस महासागर में स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न को फिर से समझें। किस महासागर में पेरू देश के निकटवर्ती गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल यानी एल नीनो ही किसी मानसून का भविष्य तय करती है? तो ये महासागर कौन है? अरब सागर में ये एल नीनो स्थित है, या प्रशांत महासागर में स्थित है, या अटलांटिक महासागर में स्थित है, या बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो ये एल नीनो स्थित है प्रशांत महासागर में, यानी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 7, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी भाग में किस तारीख को पहुंचता है? प्रश्न नंबर 7, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी भाग में किस तारीख को पहुंचता है? 26 मई को पहुंचता है, या 29 मई को पहुंचता है, या 1 जून को पहुंचता है, या 7 जून को पहुंचता है? प्रश्न नंबर 7, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिणी भाग में किस तारीख को पहुंचता है? तो ये 1 जून को पहुंचता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 8, भारत की कुल वार्षिक जल वर्षा का लगभग कितना भाग मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 8, भारत की कुल वार्षिक जल वर्षा का लगभग कितना भाग मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? 1/3 प्राप्त होता है,
या आधा प्राप्त होता है, या 3/4 प्राप्त होता है, या 1/4 प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर, भारत की कुल वार्षिक जल वर्षा का लगभग कितना भाग मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 3/4। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, मौसम वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्ण भारत को कितने उपमंडलों में विभाजित किया गया है? प्रश्न नंबर 9, मौसम वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्ण भारत को कितने उपमंडलों में विभाजित किया गया है? 25 उपमंडलों में, 35 उपमंडलों में, 45 उपमंडलों में, या 55 उपमंडलों में? प्रश्न नंबर 9, मौसम वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए संपूर्ण भारत को कितने उपमंडलों में विभाजित किया गया है? तो 35 उपमंडलों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जुलाई के प्रारंभ में होता है, या ऑप्शन बी जून के प्रारंभ में होता है, या ऑप्शन सी मई के प्रारंभ में होता है, या ऑप्शन डी अगस्त के प्रारंभ में होता है? प्रश्न नंबर 10, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 11, आर्द्रता से परिपूर्ण, आर्द्रता से परिपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन स्थलीय भागों में पहुंचकर बिजली के गर्जन के साथ तीव्र वर्षा कर देते हैं। अचानक हुई इस प्रकार की तेज बारिश को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 11, आर्द्रता से परिपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन स्थलीय भागों में पहुंचकर बिजली के गर्जन के साथ तीव्र वर्षा कर देते हैं। अचानक हुई इस प्रकार की तेज बारिश को क्या कहते हैं? बर्फ का गिरना कहते हैं, या बर्फ का फटना कहते हैं, या बादल का फटना कहते हैं, या मानसून का फटना कहते हैं? प्रश्न नंबर 11, आर्द्रता से परिपूर्ण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन स्थलीय भागों में पहुंचकर बिजली के गर्जन के साथ तीव्र वर्षा कर देते हैं। अचानक हुई इस वर्षा को तेज बारिश को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मानसून का फटना। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं की कुल योग को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 12, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं के कुल योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं, मौसम कहते हैं, ऋतुएं कहते हैं, या आर्द्रता कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए
जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलवायु कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। जेट धाराओं में कितनी ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं? जेट धाराओं में कितनी ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं? 10,000 मीटर से अधिक, 8,000 मीटर से अधिक, 12,000 मीटर से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13, जेट धाराओं में कितनी ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं? तो जेट धाराओं में 12,000 मीटर से अधिक, 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। 27 अंश से 30 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित धाराओं को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14, 27 अंश से 30 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित धाराओं को क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा कहा जाता है, या उष्ण कटिबंधीय जेट धारा कहा जाता है, या कार्यालिस बल कहा जाता है, या एल नीनो कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14, 27 अंश से 30 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित धाराओं को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 12, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? शुष्क है, शीत है, परिवर्तनशील है, या मानसूनी? भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? शुष्क जलवायु है, शीत जलवायु है, परिवर्तनशील जलवायु है, या मानसूनी जलवायु है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। वर्ष में चेरापूंजी में कितने सेंटीमीटर वर्षा गिरती है? प्रश्न नंबर 16, वर्ष में चेरापूंजी में कितने सेंटीमीटर वर्षा गिरती है? 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या 510 सेंटीमीटर वर्षा गिरती है, या 1005 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या 1100 सेंटीमीटर वर्षा गिरती है? तो प्रश्न नंबर 16, चेरापूंजी में वर्ष में चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर वर्षा गिरती है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रश्न अलग हैं, नंबरिंग में मिस्टेक है, पर प्रश्न अलग अलग हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 15, भारतीय प्रायद्वीप के कौन से शहर अथवा भाग पर आकर मानसूनी हवाएं दो धाराओं में बट जाती हैं? प्रश्न नंबर 15, भारतीय प्रायद्वीप के कौन से शहर अथवा भाग पर आकर मानसूनी हवाएं दो धाराओं में बट जाती हैं? कन्याकुमारी, गोवा, मुंबई, या लक्षद्वीप? प्रश्न नंबर 15, भारतीय प्रायद्वीप के कौन से शहर अथवा भाग पर आकर मानसूनी हवाएं दो धाराओं में बट जाती हैं?
तो ये कहाँ पर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भाग पर आकर मानसूनी हवाएं दो धाराओं में बंट जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएं। भारत में औसत वर्षा का स्तर क्या है? भारत में औसत वर्षा का स्तर क्या है? 175 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 155 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16, भारत में औसत वर्षा का स्तर कितना है? 175 सेंटीमीटर, 225 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 155 सेंटीमीटर। तो ये औसत है 175 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 दूसरा देखें, प्रश्न अलग है, नंबरिंग में मिस्टेक है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया गया है? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को क्या नाम दिया गया है? अल नीनो नाम दिया गया है, कॉरियालिस नाम दिया गया है, पश्चिमी विक्षोभ नाम दिया गया है या मानसून की वापसी नाम दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एल नीनो। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के मैदान में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 17, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के मैदान में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं या व्यापारिक पवने कहते हैं या लहरिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के मैदान में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के मैदान में चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवने कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 18, रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है, आम्र वर्षा कहा जाता है, मानसून प्रस्फुट कहा जाता है या अक्टूबर की गर्मी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट, आम्र वर्षा, मानसून प्रस्फुट या अक्टूबर की गर्मी। तो रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को महावट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 19, पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है? कोरियालिस बल कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है, पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ कहा जाता है या जेट धाराएं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19,
पश्चिम बंगाल में तूफानों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। किस ऋतु में आसमान प्रायः साफ रहता है? किस ऋतु में आसमान प्रायः साफ रहता है? तापक्रम तथा आर्द्रता कम रहती है और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। प्रश्न को फिर से समझ लें। किस ऋतु में आसमान साफ रहता है? तापमान तथा आर्द्रता कम रहती है और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। तो ये बढ़ता मानसून यानी वर्षा ऋतु में ऐसा होता है, या ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है, या शीत ऋतु में ऐसा होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर का सही ऑप्शन होगा बढ़ता मानसून। प्रश्न नंबर 20 का सही ऑप्शन होगा बढ़ता मानसून या वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। शीत ऋतु में आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहती है और मंद हवाएं चलती हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20 ये भी है, प्रश्न अलग है। सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? सागर तट के पास सम जलवायु पाई जाती है, या सागर तट के दूर सम जलवायु पाई जाती है, या महाद्वीपों या देश के आंतरिक हिस्सों में सम जलवायु पाई जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सागर तट के पास। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। किन क्षेत्रों में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है? प्रश्न नंबर 21, किन क्षेत्रों में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है? तो भारतीय क्षेत्र को, पाकिस्तानी क्षेत्र को, अफगानिस्तान एवं नेपाल क्षेत्र को, या उपरोक्त सभी को। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी को। भारतीय क्षेत्र को, पाकिस्तानी क्षेत्र को, अफगानी क्षेत्र को एवं नेपाली क्षेत्र को। तो जब इन सभी क्षेत्रों को के पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है तूफानों को, इन सभी क्षेत्रों में तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? प्रश्न नंबर 22, मार्च से, नवंबर के मध्य से, अक्टूबर से, या जून के प्रारंभ से। प्रश्न नंबर 22, उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? मार्च से होता है, नवंबर के मध्य से होता है, अक्टूबर से होता है, या जून के प्रारंभ से होता है? तो उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ होता है नवंबर के मध्य से, यानी प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी
सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। भारत में जलवायु तथा मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक कौन हैं? प्रश्न नंबर 23। भारत में जलवायु तथा मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक कौन हैं? वायुदाब एवं पवन तंत्र है नियंत्रित करने वाला कारक, या कोरियालिस बल तथा ऊपरी वायु पर संचरण है नियंत्रित करने वाला तत्व, या पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ है नियंत्रित करने वाला कारक, या उपर्युक्त सभी हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा भारत में जलवायु तथा मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक हैं उपर्युक्त सभी। आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26। ITCZ का पूरा नाम क्या है? ITCZ का पूरा नाम क्या है? भारतीय उष्ण कटिबंधीय अवसरण क्षेत्र, या ऑप्शन बी अंतः उष्ण कटिबंधीय अवसरण क्षेत्र, या ऑप्शन सी अंतः उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, या ऑप्शन डी अंतः समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु अपसरण क्षेत्र। प्रश्न नंबर 26। ITCZ का पूरा नाम क्या है? तो ITCZ का पूरा नाम है अंतः उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र है, नाम है ITCZ का पूरा नाम। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। देखिए प्रश्न के नंबरिंग में मिस्टेक है, प्रश्न को आप सही से समझेंगे और सेशन को 2-3 बार देखेंगे, फिर जब लिखने लगें तो नंबरिंग को सही कर लें। तो पहले तो आप सेशन को 2-3 बार देखें, जब सेशन समझ में आ जाए तो आप नोटबुक में लिखें। नोटबुक में लिखते वक्त आप नंबरिंग को सही करें। प्रश्न नंबर 24 है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में होता है, या अक्टूबर के प्रारंभ में होता है। प्रश्न नंबर 24। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। कौन से राज्यों का समूह आम्र वर्षा से संबंधित है? प्रश्न नंबर 25। कौन से राज्यों का समूह आम्र वर्षा से संबंधित है? केरल और आंध्र प्रदेश संबंधित है आम्र वर्षा से, या गुजरात और राजस्थान संबंधित है आम्र वर्षा से, या केरल और कर्नाटक संबंधित है आम्र वर्षा से, या कर्नाटक और पश्चिम बंगाल संबंधित है आम्र वर्षा से। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल और कर्नाटक। भारत के ये दोनों राज्य आम्र वर्षा से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। निम्नलिखित में दिए गए स्थान में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में दिए गए स्थान में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर में होती है, या चेरापूंजी में होती है, या माथेरान में होती है, या गुवाहाटी में होती है। प्रश्न नंबर 5।
निम्नलिखित में से दिए गए स्थान में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये सबसे अधिक वर्षा वर्तमान में माथेरान में होती है। इसके पहले चेरापूंजी में होती थी। यदि राज्य का नाम पूछा जाएगा तो आप मेघालय पे जाएंगे। राज्य का नाम पूछा जाएगा तो मेघालय पे जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। व्यापारिक पवनें। यदि व्यापारिक पवनें ऑप्शन में नहीं है तब आपका उत्तर क्या सही होगा? यदि व्यापारिक पवनें ऑप्शन में ही नहीं है तब आप किस पर जाएंगे? लूह पर। लूह पर समझिए। व्यापारिक पवनों पे जाना है। यदि व्यापारिक पवन ऑप्शन में नहीं है तो आपको लूह पर चले जाना है, ऑप्शन सी पे चले जाना है। के प्रश्न को इस तरह से इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, सेशन को 1-2 बार 3 बार देखें, फिर नोटबुक में लिखें। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में बहने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये कारण है पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये भी प्रश्न नंबर 28 है, प्रश्न अलग है। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न 2 बार आया है, तो इसलिए आप प्रश्न को जो 2 बार आए वो तो विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 28। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में होता है, जून के प्रारंभ में होता है, जुलाई के प्रारंभ में होता है या अगस्त के प्रारंभ में होता है? प्रश्न नंबर 28। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो ये होता है जून के प्रारंभ में। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं गर्म रातें, गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ठंडी रातें हैं भाई, रातें, ठंडी रातें, ठंडा दिन ठंडी रातें या ठंडा दिन गर्म रातें। तो प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु में ठंडा दिन और ठंडी रातें होती है। प्रश्न 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 29 दूसरा है, पर प्रश्न अलग है। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? प्राकृतिक
पर्यावरण के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? स्थलाकृतियाँ हैं, अपवाह है, जलवायु है, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 29, प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? स्थलाकृतियाँ, अपवाह, जलवायु या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जलवायु। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 30 फिर से समझें। विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है? मौसम नाम से जाना जाता है, या जलवायु नाम से जाना जाता है, या ग्रीष्म समपात नाम से जाना जाता है, या शीत समपात नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 30, विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं के औसत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जलवायु नाम से। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। हिमालय क्षेत्र में वर्षण किस रूप में होता है? हिमालय क्षेत्र में वर्षण किस रूप में होता है? वर्षा के रूप में होता है, हिम के रूप में होता है, ओलों के रूप में होता है, या उल्का के रूप में होता है? प्रश्न नंबर 31, हिमालय क्षेत्र में वर्षण किस रूप में होता है? तो हिमालय क्षेत्र में वर्षण होता है हिम के रूप में, यानी प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 32, 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली पवनें कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 32, 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली पवनें कौन हैं? तो वायु राशि है, जेट धाराएं हैं, तूफान है, या हरिकेन है? तो प्रश्न नंबर 32, 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली पवन है जेट धाराएं। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। सर्दी के दिनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले कम दाब के क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? प्रश्न नंबर 33, सर्दी के दिनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले कम दाब के क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? तो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ नाम से पुकारते हैं, या तूफान नाम से पुकारते हैं, या टाइफून नाम से पुकारते हैं, या पश्चिम पूर्व मानसून नाम से पुकारते हैं? तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा सर्दी के दिनों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले कम दाब के क्षेत्र को पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ नाम से पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएं। दाब की अवस्था में
नियतकालिक परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 34 दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? एल निनो नाम से जाना जाता है, दक्षिणी दोलन नाम से जाना जाता है, मानसून नाम से जाना जाता है या आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 34 दाब की अवस्था में नियतकालिक परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एल निनो नाम से। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 होना चाहिए, नंबरिंग में मिस्टेक है पर प्रश्न अलग हैं। तो पहले भी बता चुका हूँ, नंबरिंग आप लोग सेशन को देखने के बाद जब लिखने लगेंगे तो नंबरिंग में सुधार कर लेंगे। उस सेशन को 2-3 बार देखें, समझें, जब आपको समझ में आ जाए तो नोटबुक में लिखें। तो प्रश्न नंबर 14 दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? दक्षिणी पठारी भाग में या पूर्व तटवर्ती क्षेत्र में या थार के मरुस्थल में या पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में? प्रश्न नंबर 14 दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्षिणी पठारी भाग में, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में, थार के मरुस्थल में या पश्चिमी तटीय क्षेत्र में? तो दैनिक तापांतर थार के मरुस्थल में पाया जाता है। दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ठंड चालू हो जाती है। दिन और रात के तापमान में अंतर रहता है, दिन में गर्मी, रात में ठंडी। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा थार के मरुस्थल में तापांतर अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 शीत ऋतु में भारत में किस राज्य में वर्षा होती है? शीत ऋतु में भारत के किस राज्य में वर्षा अधिक होती है? गुजरात में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है, कर्नाटक में होती है या तमिलनाडु में होती है? तो ठंडी में शीत ऋतु में वर्षा तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला भी प्रश्न 35 ही है, प्रश्न अलग है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है? मई, जुलाई, अगस्त या जनवरी? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला माह कौन सा है? मई, जुलाई, अगस्त, जनवरी? तो सर्वाधिक वर्षा वाला माह है अगस्त। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा, योजना आयोग द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा या अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा? प्रश्न नंबर 35 भारत में मौसम की भविष्यवाणी किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में मौसम की भविष्यवाणी अंतरिक्ष विज्ञान विभाग द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति कैसी है उसकी, ये भी प्रभावित करता है। उच्चावच क्या है,
ये भी प्रभावित करता है। धरातलीय पवनें भी प्रभावित करती हैं, और यदि तीनों प्रभावित करती हैं तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सम्मिलित है? प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य क्षेत्र में सम्मिलित है? तो मेघालय है, या मध्य प्रदेश है, या उड़ीसा है, या गुजरात है। तो सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, मेघालय। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, या ये सभी? तो मेघालय, भारत के मानचित्र में आप देखेंगे तो मेघालय किस तरफ पड़ेगा? उत्तर पूर्वी कोना है। तो उत्तर क्या आपका सही होगा? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये पूर्वोत्तर राज्य है, कौन सा? मेघालय। तो प्रश्न 38 का ऑप्शन डी, प्रश्न 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 39 पे आ जाएं। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ का पाया जाता है? भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ का पाया जाता है? लेह में, शिमला में, चेरापूंजी में, या श्रीनगर में? प्रश्न नंबर 39, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो भारत में न्यूनतम तापमान पाया जाएगा लेह में। दूसरे स्थान पे शिमला आ जाएगा, पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न 39 का ऑप्शन ए, लेह में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 40, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है? भारत का नगर जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, मुंबई है वो, या जोधपुर है, या पुणे है, या चेन्नई है? भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, मुंबई है, जोधपुर है, पुणे है, या चेन्नई है? तो वो है पुणे, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न नंबर 41, जेट धाराएं क्या हैं? जेट धाराएं क्या हैं? हिंद महासागरों में चलने वाली, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात, उपरितन वायु, या मानसूनी पवनें? तो अभी जेट धाराओं के बारे में बताया, जो क्षोभ मंडल के ऊपर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक हवा चलती है, उसी को जेट धाराएं बोले गई है, वो जेट धारा कहा गया है। और यहाँ पे उपरतन मतलब ऊपर के वायु जो क्षोभ मंडल के ऊपर हैं, तो जेट धाराएं क्या हैं? ऑप्शन सी, उपरतन वायु। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 42, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है भाई? लौटते हुए मानसून, आगे बढ़ते हुए मानसून, शीतकालीन मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? लौटते हुए मानसून, आगे बढ़ते हुए मानसून, शीतकालीन मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ? तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 पे आ जाएं। भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? भारत में
अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में पाया जाता है, भोपाल में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है या अहमदाबाद में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 43, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो भारत में अधिकतम तापमान जो नीचे दिए गए हैं विकल्प, उसमें सबसे सही उत्तर होगा जैसलमेर में। भारत में अधिकतम तापमान जैसलमेर में पाया जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। काल बैसाखी कहाँ प्रचलित है? काल बैसाखी कहाँ प्रचलित है? केरल में प्रचलित है, असम में प्रचलित है, उत्तर प्रदेश में प्रचलित है या पंजाब में? तो काल बैसाखी कहाँ प्रचलित है? तो काल बैसाखी असम, पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर प्रचलित है। तो काल बैसाखी असम ना हो तो पश्चिम बंगाल ना हो तो असम। तो आप ये समझ लें काल बैसाखी कहाँ प्रचलित है? असम में और पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 44 का उत्तर क्या सही होगा? विकल्प में असम है, तो ऑप्शन बी पे चले जाएंगे, काल बैसाखी असम में प्रचलित है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 45, आम्र वृष्टि कहाँ होती है? आम्र वृष्टि कहाँ होती है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में? आम्र वृष्टि कहाँ होती है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में? तो आम्र वृष्टि होती है केरल में। तो उत्तर क्या होगा आपका? प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब ये बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। एक ही सेशन में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ दिए जा रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 3 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और 2 प्रश्न हैं बहु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 3 प्रश्न लघु उत्तरीय, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, व्याख्या डायरेक्ट करेंगे, व्याख्या को आप लोग बार बार सुनेंगे तो आपको लिखने के लिए, जानकारी के लिए सही तरह से कंठस्थ हो जाएगा और आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, सर्दियों के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? प्रश्न नंबर 1 है, सर्दियों के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा का क्या कारण है? तो शीत ऋतु में, भाई ठंडी कब हुई? ठंडी को ही सर्दी ऋतु कहेंगे या सर्दी ही शीत ऋतु है। शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये क्या होता है? स्थल से समुद्र की ओर ये पवनें बहती हैं। जब स्थल से समुद्र की ओर पवनें बहती हैं तो इसलिए देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, और जब समुद्र से जल से स्थल की ओर बहेंगी तो बारिश होगी। तो यहाँ पर अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इस कारण मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, जबकि पहाड़ों में क्या होगा? हिमपात होगा, पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी। मैदानों में बारिश होगी, पहाड़ों पर हिमपात होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में पवनें सागर से समुद्र की ओर बहती हैं और मैदानी क्षेत्र में स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। अंतर समझ में आया? स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं मैदानी क्षेत्रों में, और ये पवनें जो हैं सागर से समुद्र की ओर बहती हैं
जो अपने साथ आर्द्रता लेकर आती हैं और शीतकाल में वर्षा करती हैं। तो ये आप 2-3 बार देखेंगे, आपके लिखने के लिए हो जाएगा। वैसे भी आप समझें, शीत ऋतु में हवाएं चलती हैं, हवाओं में जरा भी परिवर्तन हुआ तो बारिश हो जाती है, पहाड़ों पर हिमपात हो जाता है। तो आप इस तरह लिखें कि स्थल से समुद्र की ओर ये व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, इसलिए अधिकतर भागों में मौसम शुष्क होता है। इस कारण मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। अगले प्रश्न में जाएं। प्रश्न नंबर 2, मानसून को उसकी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है। व्याख्या कीजिए। मानसून को उसकी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि हमारा भारत देख चुके हैं, आप भी समझ में आ गया होगा, आप इतने समझदार तो हो ही गए हैं कि मानसून, हमारा भारत मानसूनी क्षेत्र में आता है। भारत में मानसून के आधार पर खेती होती है। मानसूनी की वर्षाओं का भारत में अलग ही महत्व है। पर मानसून कभी आया, लेट आया, जल्दी आया, अच्छी बारिश हुई, कम बारिश हुई, ये अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। कभी फसल तैयार होने पर है, पर मानसून के जल्दी वापस चले जाने पर फसल नहीं तैयार हो पाती है। कभी मानसून इतना अधिक आ गया कि फसल बाढ़ आने के कारण चौपट हो गई। कभी मानसून लेट हुआ तो हमारी बुआई लेट हो गई। मानसून जल्दी आ गया, किसान मानसून की चाल को नहीं चल पाते हैं, लेट हो गया। तो आप मानसून को उसकी अनिश्चितताओं के लिए आप जान चुके हैं। जब एक हिस्से में बाढ़ का कारण बनता है और दूसरे हिस्से में अकाल का कारण बन जाता है। क्यों भाई, एक क्षेत्र में क्या होता है, वर्षा अधिक हो जाएगी, दूसरे क्षेत्र में वर्षा कम हो जाएगी। जहाँ पे वर्षा अधिक हुई वहाँ बाढ़, जहाँ वर्षा कम हुई वहाँ पर सूखा। ये पश्चिमी घाटों के पवनमुखी ढालों पर भारी वर्षा करती हैं, जो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरी ओर दक्कन के पठार के विष छाया क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, लेह में बहुत कम वर्षा होती है। देश के उत्तरी पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक वर्षा होती है और ये अनिश्चितता बनी रहती है। तो हम आखिरी में क्या लिखना, हमारा भारत मानसून की अनिश्चितताओं के घेरे में रहता है। हमारा भारत मानसून पर आधारित खेती करने के कारण एक जुए की स्थिति बनी रहती है। कभी फसल सही तो कभी फसल बर्बाद होती है, कभी फसल का उचित लागत मिलती है और कभी जो घर में किसानों के पास रखा रहता है वो भी इस मानसून के अनिश्चितता के कारण चला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये लघु उत्तरीय हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या थोड़ा बड़ी होगी, उसको आप ज़्यादा लिखना भी है। वृष्टि, ये वृष्टि है भाई, दृष्टि नहीं है, वृष्टि है। वृष्टि छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ये दृष्टि नहीं, वृष्टि है, टाइपिंग में मिस्टेक है। वृष्टि छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसी पर्वत की पवन के ढलान पर पड़ता है, पवन विमुखी ढलान पर पड़ता है। पवन की दिशा कुछ दूसरी है, ढलान कुछ दूसरा है। मान लीजिए आप पवन चल रही है और तो पहाड़ आ गए, पहाड़ी आ गई, मतलब वहाँ पे ढलान दूसरी तरफ है, पवन का जो प्रवाह है वो अलग है। जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी व गर्म पवनों के लिए अवरोध का काम करता है, तो इन पर्वतों से टकराकर
जो मानसून है, जो हमारी हवाएं हैं, वो वर्षा कर देती हैं। तो इस अवरोध के कारण, पवनों के अवरोध के कारण क्या होगा, वर्षा करने वाली पवनें रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचे स्थान हो तो वह वर्षा भी ला सकते हैं। जैसा कि बताया, पहाड़ों पे से टकराकर वर्षा हो जाती है। पर्वत की पवन विमुखी ढाल सूखी रह जाती हैं। उदाहरणता क्या हम बोल सकते हैं, पश्चिमी घाटों का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया क्षेत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो आप ये समझें, पवनें तेज चल रही हैं, रास्ते में कोई अवरोध हो रहा है, उस अवरोध के कारण जो ज़्यादा अवरोध हुआ तो वर्षा हो जाती है, और इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। तो आप समझिए, वृष्टि छाया क्षेत्र पवनों के दिशा को रोकने वाले स्थानों पर वृष्टि मानी पानी बरसने लगता है। तो इसलिए तो बार बार सरकारें, जो समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं कि जंगलों को लगाएं, प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन ना करें। दोहन करें तो उचित मात्रा में, कि आने वाले समय के लिए भी वो बचा रहे, आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो वृष्टि छाया क्षेत्र पवनों के रास्ते को रोकने के कारण जो वर्षा होती है, वही है वृष्टि छाया क्षेत्र। चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न नंबर 4 डाला हूँ, पर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारकों को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला देखें, अक्षांश। अक्षांश को देखें, वो स्थान किस अक्षांश पर स्थित है। पृथ्वी को आप देखें, पृथ्वी एक गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होगा, वहाँ पर गर्मी अधिक होगी। जो भाग तिरछी आड़े पड़ेगी, वहाँ पर गर्मी कम होगी। और ये निर्भर करता है पृथ्वी की गोल आकृति, वो किस अक्षांश पर है। 0 अक्षांश, कर्क रेखा अक्षांश, मकर रेखा अक्षांश, आर्कटिक रेखा अक्षांश या अंटार्कटिक रेखा अक्षांश। तो भारत की जलवायु में क्या देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु है एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, यानी दोनों विशेषताएं पाई जा रही हैं। तो दोनों विशेषताओं के कारण बारिश होगी, वो भी बारिश किस आधार पर, मानसूनी बारिश। तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर घटता जाता है। भूमध्य रेखा पर तापमान, जैसा कि बताया, सीधी रेखा पड़ती है, सूर्य के सीधे सामने रहता है, वहाँ पे गर्मी अधिक होगी। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण अक्षांश की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गर्मी कम होगी, और इसका प्रभाव उस देश के जलवायु पर पड़ेगा। तो जलवायु भी नियंत्रित करती है किसी क्षेत्र के प्रमुख कारकों में। जलवायु का भी प्रमुख स्थान है। जलवायु को प्रभावित करती है अक्षांश। अक्षांश भी किसी देश की किस अक्षांश पर है, कौन सा देश, ये अक्षांश उस स्थान के जलवायु को प्रभावित करेगी। दूसरा देखते हैं, ऊंचाई। भारत के उत्तर में पर्वत है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय पर्वत मध्य एशिया से आने वाली सर्द हवाओं को रोकता है। इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि उत्तर भारत में हमारा
रखवाला है। इन ऊंचाई के कारण, जैसा कि हिमालय पर्वत है वो ज़्यादा ऊंचा है, तो वहाँ पे जो सर्द हवाएं आएंगी वो पहले हिमालय पर्वत से टकराएंगी, तो उस ऊंचाई का भी प्रभाव भारत की जलवायु पर पड़ेगा। तो किसी स्थान की ऊंचाई क्या है, उसके अगल बगल की क्या ऊंचाई है, उसके पहाड़ी क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र क्या है, उधर उसका पर्वतीय क्षेत्र कितना है, उसका ऊंचाई का प्रभाव वहाँ की जलवायु पर पड़ेगा। जैसा कि हमारे भारत में उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत का हमारे भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। फिर और तीसरा कारक क्या देखें, वायुदाब एवं पवने। वायुदाब एवं पवने हेडिंग डालने, किसी भी क्षेत्र का वायुदाब कितना है, कम या ज़्यादा, या उसकी पवने उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति एवं ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। तापमान एवं वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करती हैं। वायुदाब कम या ज़्यादा या पवनों के कम ज़्यादा से किसी भी स्थान पर बरसात होगी, गर्मी होगी, ठंडी होगी। तो बरसात, गर्मी, ठंडी यानी ऋतुओं पर प्रभाव वायुदाब के कारण पड़ेगा। अभी भाई आपकी ठंडी में सर्द हवाएं चल जाती हैं तो और ठंडी बढ़ जाती है, या गर्मी में लू बहने लगती है तो ये पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। और वायुदाब अधिक या कम हुआ तो बारिश होने लगी, ठंडी में भी बारिश हो सकती है, गर्मी में भी बारिश हो सकती है। तो वायुदाब एवं पवनों का भी किसी भी स्थान की जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। चौथी हेडिंग डाल दें, सागर तट से दूरी। तो सागर तट से दूरी, जैसे जैसे सागर तट से दूरी बढ़ती है उसका समकारी प्रभाव घटने लगता है, क्योंकि समान जलवायु कहाँ पाई जाती है, सागर के तटों पर। तो सागर तटों पर सम जलवायु है, पर सागर से जितना दूर हटते जाएंगे उतना जो समकारी प्रभाव है घटने लगेगा। इस प्रकार ये तापमान तथा वर्षण के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए सागर के तट पर सम जलवायु है तो वहाँ पर तापमान या वर्षण अलग रहेगा, पर जहाँ पर समकारी प्रभाव घटने लगेगा वहाँ पर इसका भी कम ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। भाई सागर के तट पर समकारी प्रभाव है, वहाँ का अलग मौसम होगा, अलग जलवायु होगी, अलग गर्मी होगी, अलग सर्दी होगी, पर जैसे जैसे हम हटेंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी या सर्दी बढ़ेगी, हवा तेज चलेगी या कम चलेगी, वर्षा ज़्यादा होगी या कम होगी। तो सागर तट से दूरी भी किसी भी देश या किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। हेडिंग आप लिखेंगे तो व्याख्या इस तरह करें। फिर महासागरीय धाराएं, पांचवी हेडिंग क्या डालेंगे, महासागरीय धाराएं। सागर की ओर से आने वाली पवनों के साथ साथ महासागरीय धाराएं भी तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। सागर की ओर से आने वाली पवनों के साथ साथ महासागरीय धाराएं भी तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब वहाँ तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। जैसे आपको पहला जो हेडिंग बताया था वहाँ भी देखें, जब स्थल से जल की ओर हवा चलती है तो शुष्क मौसम होता है, और जब जल से स्थल की ओर हवा चलती है तो वहाँ पर मौसम सुहावना, बारिश, हल्की ठंड हो जाती है। तो महासागरीय धाराओं का भी प्रभाव किसी भी स्थान या देश के ऊपर प्रभाव डालता है।
वहाँ की जलवायु को नियंत्रित करता है। और छठवीं हेडिंग क्या डालेंगे, 6 प्रमुख कारकों पर चर्चा करना है। तो छठवां कारक है उच्चावच। देखिए पृथ्वी हमारी, ये जो पृथ्वी है 4 उच्चावचों में बटी हुई है और इन उच्चावचों का भी प्रभाव जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। जहाँ पे पर्वत होगा, पहाड़ होगा, वहाँ पर ठंडी अथवा गर्म वायु को प्रभावित करेंगे, अवरोधित करेंगे। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं तो वहाँ पर वर्षा हो जाती है। यदि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो और जो वायु है वर्षा लाने वाली वायु, उसके रास्तों को ये पर्वत या पहाड़ रोक दें तो वहाँ पर वर्षा होगी। वहाँ पर वर्षा का कारण वो पहाड़ होगा। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रह जाएंगे। यानी कि आप जो पवन वर्षा के लिए बह रही है, रास्ते में अगर पर्वत पहाड़ आ गया है तो वहाँ से उससे टकरा कर बारिश होगी, पर वो जो ढलान रहेगा वहाँ पर बारिश ना होकर सूखा हो जाएगा। जैसा कि आप अभी अगले प्रश्न की व्याख्या में बताया था, वृष्टि छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रभाव, ये उच्चावच को जोड़कर आप देखें कि जो जिस स्थान या देश का उच्चावच, निचला स्थान, ऊपरी स्थान, आंतरिक स्थान, जो भी जैसा होगा वो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेगा। चलते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था पहला, यानी प्रश्न चौथा। आप 5वां प्रश्न देखें, ये भी दीर्घ उत्तरीय है। किसी विशेष स्थान की जलवायु को वायुदाब तथा पवन तंत्र किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसमें कौन से अन्य कारक सहयोग देते हैं। अभी इसी से मिलता जुलता आपको व्याख्या सुनाया। अब उसके पाठ को एक पूछा जा रहा है, किसी विशेष स्थान की जलवायु को वायुदाब तथा पवन तंत्र किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसमें कौन से अन्य कारक सहयोग देते हैं। ये उसके पाठ को और विस्तार से इसमें पूछा जा रहा है। तो चलते हैं भाई, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। पहली बात तो ये समझ लें, पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। सर्दियों में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र बना होता है। इसलिए क्या होगा, ठंडी शुष्क पवनें इस क्षेत्र में महासागरों की ओर, निम्न दाब क्षेत्रों की ओर दक्षिण दिशा में बहती हैं। गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में भीतरी एशिया तथा उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर, जिसके नाम पर भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा, भारत और श्रीलंका के बीच में जो महासागर स्थित है, हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थिति निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती है। ये पवनें महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की भूमि पर वर्षा करती हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। मानसून की अवधि, इसी कारण मानसून की अवधि क्या रहती है, 100 से 120 दिन के बीच। इसलिए
देश में होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में केंद्रित रहती है। तो इसका और क्या प्रभाव डालेगा? कोरियालिस बल। कोरियालिस बल हेडिंग डाल दें तो और अच्छी बात रहेगी। भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण ही होता है। फिर से, भारतीय उपमहाद्वीप में पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण ही होता है। भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में स्थित है। भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ये भी आप जानते हैं। तो भारत उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। तो कोरियालिस बल का भी प्रभाव किसी विशेष स्थान के जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि आपका जैसा कि प्रश्न था, किसी विशेष स्थान के जलवायु को वायु दाब तथा पवन तंत्र किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये कोरियालिस बल के कारण भी प्रभावित करते हैं। दूसरी है जेट धाराएं। हेडिंग डाल दें, जेट धाराएं। क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। जेट धाराएं क्या हैं? क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। इनकी गति क्या होगी? 110 किलोमीटर प्रति घंटा से 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच विचलन करती हैं, चलती हैं। यानी गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हैं। हिमालय के उत्तर की ओर पश्चिमी जेट धाराओं की गतिविधियाँ एवं गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप पर बहने वाली पश्चिमी जेट धाराओं की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती हैं। हिमालय के उत्तर की ओर पश्चिमी जेट धाराओं की जो गतिविधियाँ हैं एवं गर्मियों के दौरान भारतीय महाद्वीप पर बहने वाली पश्चिमी जेट धाराओं की उपस्थिति मानसून को प्रभावित करती हैं। प्रायः क्या होगा? जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिणी प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब पर होता है, किंतु निश्चित वर्षों में वायुदाब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। वो निश्चित वर्ष क्या है? 30 वर्ष से ज़्यादा। और पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा निम्न वायुदाब रहता है। हिंद महासागर में अधिक वायुदाब रहता है और पूर्वी प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब रहता है। तो दाब की अवस्था में क्या होगा? इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ये समझें कि वहाँ के जो किस कटिबंध में है, वहाँ के अगल बगल क्या पहाड़ हैं, वहाँ की और हवाएं क्या हैं, उनका भी प्रभाव उस जलवायु पर पड़ेगा। दाब की इस दोलन की अवस्था में एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर एल नीनो क्या है? एल नीनो जो
एल नीनो है पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती हैं और दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इसलिए इस परिघटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। तीसरी हेडिंग क्या डाल देंगे या और लिखना चाहें तो पूर्व से पश्चिम लिखेंगे कि जहाँ तक इस प्रश्न पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है और ये होता है जेठ धाराएं, वहाँ के उच्चावच, वहाँ के पर्वत एवं पहाड़ के कारण। अगली हेडिंग क्या डाल दें, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो हिमालय के दक्षिण से बहने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सर्दी के महीनों में देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं। क्या होगा, हिमालय के दक्षिण से बहने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं मतलब पश्चिमी हवाएं सर्दी के महीनों में क्या करेंगी, देश के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में उत्पन्न होने वाले पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें परिवर्तन करेंगी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं नेपाल में क्या होगा, भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं नेपाल में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को आप अच्छी तरह तैयार करेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्नों यहाँ पे कैसे सेट हो रहे हैं, आप ये व्याख्या को 2-3 बार देखेंगे और वो बहुविकल्पी प्रश्न आपका सही तरीके से तैयार है तो उसको यहाँ पे जोड़ेंगे और आपके दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की बहुत अच्छी व्याख्या हो जाएगी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं नेपाल में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जो सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक वर्षा एवं हिमपात का कारण बनते हैं। जो सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक वर्षा एवं हिमपात का कारण बनते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाला गैर मानसूनी वर्षण है। यह पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाला गैर मानसूनी वर्षण है। इन तूफानों को मिलने वाली आर्द्रता का स्रोत क्या है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो उस किसी विशेष स्थान की जलवायु को, वहाँ का वायुदाब कितना है, निम्न वायुदाब है, अधिक वायुदाब है, वहाँ का पवन तंत्र कितना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस सब का प्रभाव वहाँ की जलवायु पर पड़ेगा और वो अपनी वायुदाब कैसी है, पवन तंत्र कैसा है, उच्चावच कैसा है, इसके प्रभाव के कारण वहाँ की जलवायु प्रभावित होगी और ये सभी कारक वहाँ की जलवायु को प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ इस सेशन का समापन करेंगे। इतना इसमें आपको व्याख्या कर दी गई है कि आप 2-3 बार देखेंगे तो आप प्रश्न अच्छा करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।